गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे बच्चों, कल हमने 6th क्लास की संस्कृत की फर्स्ट लेसन को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने 2 पद पढ़े थे। फर्स्ट तो भारत माता के संबंध में और दूसरा पद था ईश्वर के संबंध में, जिसमें हमने भारत माता के प्रति प्रेम को दर्शाती हुई पंक्तियों के बारे में समझा था। दूसरे पद में हमने ईश्वर के लिए हमारा किस प्रकार की प्रार्थना होनी चाहिए इसके बारे में समझा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा लेसन, जिसके अंतर्गत हमको पढ़ना है संस्कृत की वर्णमाला। संस्कृत की वर्णमाला वैसे तो माहेश्वर सूत्र से प्रारंभ होती है, लेकिन आपको यहाँ इस लेसन में बहुत ही सरलीकरण यानी कि सरल तरीके से बताया गया है। हिंदी के दृष्टिकोण से बहुत ही सीधे तरीके से आपको समझ में आ जाए, इस प्रकार से इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है। शुरुआत आपकी की हुई है भाषा से कि भाषा का बनना कहाँ से प्रारंभ होता है, भाषा किस प्रकार बनती है। तो भाषा के लिए सबसे पहले सबसे छोटी इकाई जो है वो है अक्षर, जिसका एक नाम है वर्ण, जो हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी में पढ़ते आ रहे हैं, अ से लेकर ज्ञ तक। इन अक्षर का मतलब होता है जिसका शर नहीं हो, वो कहलाता है अक्षर। उसका एक और नाम है वर्ण, जिसे तो अक्षर अक्षर मिलकर शब्दों का निर्माण करते हैं और शब्द शब्द मिलकर वाक्यों का निर्माण करते हैं, और फिर वाक्य हमारे पास होते हैं तो एक भाषा का निर्माण हो जाता है। भाषा की जो ये सबसे छोटी इकाई है वह है वर्ण। और इन वर्णों में जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर दिए गए अ, ई, उ, ग आदि, लेकिन स्वर जो होते हैं उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन व्यंजन जो होते हैं उन्हें सहायता की आवश्यकता होती है। और स्वरों की सहायता के बिना व्यंजनों का प्रयोग नहीं हो सकता, जबकि स्वर जो होते हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ इस लेसन में बताया गया है कि स्वर की और व्यंजन की दोनों की परिभाषाएं यहाँ पर दी गई हैं। तो स्वर वे कहलाते हैं जिनका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता या सहायता नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। संस्कृत के अंतर्गत स्वरों की संख्या 13 है, जो यहाँ पे दिए गए हैं अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ पर अनुस्वार और विसर्ग इसको भी दर्शाया गया है। तो यहाँ पर इनकी गिनती करते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो
तो यहाँ तक ये पूरे स्वर माने गए, इनकी संख्या 13 दी गई। ये जो अनुस्वार और विसर्ग, इनको एक तरह से संस्कृत में अधिक प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनकी गिनती स्वरों के अंतर्गत नहीं होती। दूसरा जो पार्ट है वो है स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो कहलाते हैं ह्रस्व स्वर, दूसरे कहलाते हैं दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वे होते हैं, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, जिसको ऋस्व बोला जाता है। ऋस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ऋस्व स्वर 5 होते हैं, अ, ई, उ, री और ली। और दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है, जिसमें आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार से इनकी संख्या 8 मानी गई है। तो हमने जाना कि सबसे पहले भाषा के बनने के लिए अक्षर यानी कि वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य और वाक्य से फिर भाषा का निर्माण। और इन वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण 2 भागों में विभक्त हैं, स्वर और व्यंजन, जिसको अंग्रेजी में वोवेल और कॉन्सोनेंट कहा जाता है। स्वर वे होते हैं जिनको बोलते समय दूसरों की सहायता की आवश्यकता यानी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। और व्यंजन, जिसकी चर्चा हम आगे के लेसन में करेंगे। स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, जिसमें 5 ह्रस्व स्वर और यानी कि ऋस्व स्वर और 5 दीर्घ स्वर। तो आगे के लेसन में हम व्यंजनों के बारे में परिचर्चा करेंगे। तो आपको प्यारे बच्चों इस लेसन में इन स्वरों की संख्या याद करनी है, साथ ही ऋस्व स्वरों की संख्या और दीर्घ स्वर और ऋस्व स्वरों को और दीर्घ स्वरों को याद करना है। अब तक के लिए धन्यवाद।